गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम आज के द इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर आपको हमारे जो फेवरेट प्रेसिडेंट हैं यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप जी, उनकी एक बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही बात कह दी है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसको रुकवाया। मैंने उनको बोला कि अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे तो मैं आपके ऊपर इतने टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सर चकरा जाएगा। ठीक है, कि एक देश के लीडर ऐसी बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब दोस्तों, आज से 50% टैरिफ यहाँ पे शुरू हो रहे हैं भारत के ऊपर। अब भारत की कोशिश यही रहेगी कि इन पर्टिकुलर टैरिफ्स का हम डट कर मुकाबला करें, राइट। पर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ना, तो यूएस के सेक्रेटरी का ये मानना है कि अभी भी बातचीत चल रही है इंडिया और यूएसए के बीच में। तो कोशिश यही है कि आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ डील यहाँ पे दोनों देशों के बीच में हो जाएगी, जिस वजह से आने वाले समय हो सकता है कि हम लोग एक डील के माध्यम से ये जो टैरिफ्स लगे हुए हैं ये कम किए जा पाए एंड एक प्रॉपर एग्रीमेंट हमारे दोनों देशों के बीच में बने। दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये बनता है ना कि जो दो देश के लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है वो कभी खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी लीडर आए, कोई भी लीडर जाए, राइट। पर जो दो देशों के बीच में आपस का रिश्ता है वो बना रहना चाहिए। वो जो एक तरह से जो कंटिन्यूटी है उसमें देखने को मिलनी चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 28 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप में से जो बच्चे सी सेट के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारा जो सी सेट का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इस बैच के अंदर हर एक पार्ट सी सेट का, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हर एक चीज यहाँ पे कवर होगी अलॉन्ग विद प्रैक्टिस एज वेल एज आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर बैच है इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है एंड आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक पे क्लिक करके इस बैच के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना वो है रिगार्डिंग द जुडिशियल रेक्यूजल। रेक्यूजल का मीनिंग क्या होता है? रेक्यूजल का मतलब होता है पीछे हटना। मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप किसी कोर्ट के जज हो, राइट। अब आपने नोटिस किया यार कोई केस आ चुका है एंड उस केस में पता क्या है, एक मेरा ही कोई दोस्त है एंड सामने कोई दूसरी कंपनी है या कुछ भी दूसरी एंटिटी है। तो ऐसे केस में ना आपके ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा आप बायस हो जाओगे, पर हो सकता है कि लोगों को लगे यार ये इसका दोस्त था इसीलिए इसने इसने फेवर में जजमेंट दे दी। दिस माइट हैपन। तो कई बार जजेस पता क्या करते हैं, जजेस बोलते हैं कि यार ये केस मैं सुनूंगा ही नहीं, कोई और दूसरा जज इस पर्टिकुलर केस को सुन लेगा। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं रेक्यूजल। अब एक क्वेश्चन जो आता है कि क्या सर ये जो रेक्यूजल है क्या ये मैंडेटरी है? क्या जज को हटना जरूरी है? द आंसर इज नो। मैं आपको समझा देता हूं। ये जो जुडिशियल रिक्यूजल है ना, ये पूरी तरह से आपको वॉलेंटरी देखने को मिल जाएगा। अगर मान लो जज को कई बार लगता है कि यार कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मेरे पर्सनल और जो मेरा आपका पब्लिक या प्रोफेशनल ड्यूटी है उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, उस केस में जजेस डिसाइड कर सकते हैं कि चलो रिक्यूज कर लेते हैं। या लोगों को लगे कि बायस हो सकता है या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, कुछ भी इस तरह की चीजें, उस केस में वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर जज रिक्यूज कर सकता है। अब ये वॉलेंट्री है क्यों? क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको लॉ, ना ही कोई संविधान में, ना ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि रिक्यूजल मैंडेटरी है। तो इट इज कंप्लीटली वॉलेंट्री इन नेचर। इसके साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ही आता है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक बात ये भी है कि जस्टिस सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ऐसा लोगों को लगना भी चाहिए कि जस्टिस हो रहा है। तो अगर जजेस बायस नहीं होंगे, कोई पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, तब लोगों को लगेगा कि हाँ भाई वाकई में न्याय हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रैक्टिस चलती आ रही है कि अगर कभी भी कुछ पर्सनल फाइनेंशियल कोई रिलेशन लिंक है उस केस से, तो नॉर्मली कोशिश ये करो कि आप रिक्यूज कर लो। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी का लिए डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जजेस की ये डिस्क्रिशन, उनकी मर्जी के ऊपर यहाँ पे होता है रिक्यूज करना, और जरूरी नहीं है कि आपको कोई कारण देना हो कि मैं क्यों रिक्यूज कर रहा हूं। अब हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जस्टिस शरद कुमार शर्मा जी, जो कि एनसीएलएटी के हैं, ठीक है, उन्होंने अपने आप को एक केस से रिक्यूज कर लिया है। अब क्यों किया है? इन्होंने जो कारण दिया है ना, उन्होंने कारण ये दिया है कि उनको एक हायर जुडिशरी के मेंबर का इन्फ्लुएंस आ रहा था,
वो एक फेवर में एक जजमेंट देने की बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि उन्होंने उनको बोला कि आप एक पार्टी के फेवर में ऑर्डर को सुनाइए। उनको ये बात ठीक नहीं लगी और तो इन्होंने रिक्यूज कर दिया। केस की डिटेल आपके लिए जरूरी नहीं है, पर इस तरह से उन्होंने रिक्यूजल किया। और ऐसा पहली बार नहीं है कि जस्टिस शर्मा ने पहली बार रिक्यूज किया हो। 2024 में भी सीमेंट कंपनी केस एक था, वहां से भी उन्होंने रिक्यूज कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, कुछ फैमिली के लोगों ने बोला था कि आप ये वाली जजमेंट दे दीजिए, इसके फेवर में अपना फैसला सुना दीजिए। तो उस केस में उन्होंने रिक्यूज कर दिया था। अब ये जो मुद्दा आया है ना, ये आपका एनसीएलटी के रिगार्डिंग मुद्दा आया है। आई एम श्योर आप लोगों ने इकोनॉमी के अंदर एनसीएलटी के बारे में पढ़ा होगा। एनसीएलटी बात करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे ना आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल हम आईबीसी कोड का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी का डिफॉल्ट हुआ है 1 करोड़ या उससे ज्यादा के अमाउंट का, राइट। तो उस केस में पता क्या होता है, उस केस में चाहे आपका जो क्रेडिटर हो गया या इवन आपका डेटर भी, वो आपकी अर्जी को लेके जाएगा कहाँ पे, एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। फिर एनसीएलटी सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से देखती है कि क्या वाकई में जो एप्लीकेशन है वो जेन्युइन है भी या नहीं है, राइट। फिर उसके बेसिस के ऊपर आगे पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स आपकी चलती है कि आपका अपॉइंटमेंट होता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है, एंड इस तरह से कंपनी को पहले वापस खड़ा करने की कोशिश करी जाती है, एंड अगर नहीं हो पाता तो फिर उस कंपनी को बेचा जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको आईबीसी के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। वही जो चारा काम करता है ट्रिब्यूनल वाला, वो आपको एनसीएलटी देखने को मिल जाएगा। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जिसको कि कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, कॉर्पोरेट के जो मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको सुलझाने के लिए इसको बनाया गया था जून 2016 के अंदर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, कंपनी लॉ के रिगार्डिंग मुद्दे, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, रीस्ट्रक्चरिंग के रिगार्डिंग मुद्दे, वो सारे यही देखता है। एंड साथ साथ मर्जर को अप्रूव करना, डी मर्जर या कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना, वो यहाँ पर एनसीएलटी का ही काम आपको देखने को मिल जाएगा। आईबीसी का काम मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया था, ठीक है, कि उसके अंतर्गत कैसे हैं। और जो भी आपके एनसीएलटी के डिसीजन होते हैं वो आगे एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर यहाँ पे चैलेंज किए जाते हैं, जिसके कहीं ना कहीं अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो फिर वो आप आगे सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे अपील कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी रिक्यूजल और एनसीएलटी के रिगार्डिंग जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज टाइफून काजिकी। देखो आप लोग ना, पहली बात तो आप ये समझो कि टाइफून होता क्या है। देखो ये और कुछ नहीं है, ये साइक्लोन ही है। एक्चुअली इंडियन ओशियन और ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली इसको विली विली के नाम से भी जान लेते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से वेस्ट पैसिफिक के अंदर इनका नाम टाइफून हो जाता है, अटलांटिक एंड ईस्ट पैसिफिक के अंदर इनका नाम हो जाता है हरिकेन। आई एम वेरी श्योर कि आपने ज्योग्राफी क्लासेस के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म करने के लिए जो 5 कंडीशंस होती हैं वो आपको याद होंगी। एक्चुअली ना मेंस के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म करने की कंडीशंस लिखिए। तो ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे टेम्परेचर, सी सरफेस टेम्परेचर अच्छा खासा होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का। कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, ठीक है ना। देखो आप लोग जानते ही होंगे कि अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर के ऊपर आपको कोरियोलिस फोर्स नहीं देखने को मिलती, तो इसीलिए एग्जैक्ट इक्वेटर के ऊपर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन मिलते भी नहीं है, उसके थोड़ा आगे मिलते हैं। उसका रीजन यही है कि कोरियोलिस फोर्स इंपॉर्टेंट है साइक्लोन रोटेशन होने के लिए। साथ ही साथ वर्टिकल विंड स्पीड के अंदर बहुत ही कम वेरिएशन होना चाहिए, एक प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी एक लो प्रेशर एरिया एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड अपर लेवल एयर डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशन एसेंशियल हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म होने के लिए, ठीक है ना। एक आई होती है, आई ऐसा रीजन होता है जो बीच में काम एरिया होता है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे ना, ऐसे ऐसे आपका साइक्लोन होगा, ये जो बीच का हिस्सा जो अपना शांत एरिया है, जो काम एरिया सेंटर होता है, उसको हम लोग आई बोलते हैं। एंड यही है आपका टाइफून, ठीक है, एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है जो वेस्ट पैसिफिक ओशन पे फॉर्म होता है। अब ये जो टाइफून की मैं बात कर रहा हूँ ना, टाइफून काजी की, इसने अभी रिसेंटली हिट किया वियतनाम को, और काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इसने डिस्ट्रक्शन को कॉज किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे कि इसकी जो स्पीड थी वो लगभग 166 किलोमीटर पर आवर थी जैसे जैसे अप्रोच कर रहा था, एंड आगे जाके इसने 150 किलोमीटर के आसपास सेंट्रल कोस्ट को यहाँ पे हिट किया। एंड 5 लाख से भी ज़्यादा लोग जो थे उनको इवैक्यूएट किया गया। इवन चाइना का जो हाइनान आइलैंड है ना, उसको भी यहाँ पे छूकर यहाँ पे गया है, एंड जिस वजह से काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। तो कई बार आपसे हो सकता है लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया जाए
या फिर टाइफून्स के बारे में वैसे क्वेश्चन आ सकता है, या इवन आप पॉइंटर्स को मेंस में इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये कुछ बातें थी जो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर सुपर गरुड़ा शील्ड 2025। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो एक्चुअली ना आप इस बात को समझना, ये एक्सरसाइज ना एक्चुअल में यूएस और इंडोनेशिया के बीच में स्टार्ट हुई थी। देखो पहली बार इसका जो आइडिया आया था वो 2006 में आया था, बट 2009 में ये स्टार्ट हो जाती है एंड आगे जाके 2022 के अंदर इसमें और बहुत सारे देश जुड़ जाते हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यूके, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्राजील, साउथ कोरिया। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इंडिया इसका मेंबर नहीं है। देखो इंडिया ना दरअसल में इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है, तो आपको इंडिया का झंडा जरूर देखने को मिलेगा, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये सर फिर एक्सरसाइज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली ना ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा न्यूज बना रही है, मैं आपको इसका रीजन देता हूँ। एक्चुअली ये जो पूरा रीजन है ना, ये बात हो रही है हमारे इंडो पैसिफिक रीजन की, ठीक है। अब इंडो पैसिफिक में आप जानते ही हो कि किस तरह से चाइना और यूएसए के बीच में एक बहुत बड़ी राइवलरी छिड़ी हुई है, राइट। प्लस एट द सेम टाइम जो साउथ चाइना सी है, वहाँ चाइना अपना दबदबा बना रहा है, कोशिश कर रहा है कि जबरदस्ती से बहुत सारा एरिया अपने अंदर कब्जा लिया जाए, और इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी इस तरह से अलायंसेस बनती ही जा रही हैं। तो एक्चुअल में उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये जो देश हैं ये साथ में आए हुए हैं, एक तरह से आपस में मिलकर कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी कर रहे हैं, राइट, एंड कोशिशें कर रहे हैं कि साथ में मिलकर कैसे काम किया जा पाए। सो दैट इज वाई भारत के पर्सपेक्टिव से भी ये पर्टिकुलर आपकी जो सुपर गरुड़ा शील्ड है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यूएस पूरी पूरी कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर अपना जो दबदबा है वो बनाने के लिए। सो दैट इज वाई यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, एंड इसीलिए पिछले कुछ दिनों से ये एक्सरसाइज बार बार न्यूज में आ भी रही है, राइट। तो सिग्निफिकेंस मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। अगला टॉपिक दोस्तों जो हमें पता होना चाहिए वो है रिगार्डिंग पार्किंसन डिजीज। अब आप लोग ना पार्किंसन डिजीज के बारे में जानते होंगे। पार्किंसन डिजीज जो है ना दरअसल में वो आपका न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आपको देखने को मिल जाएगा। देखो एक्चुअली पता क्या होता है, नॉर्मली ना ये जो डिजीज है ये उम्र के साथ होती है, कि जैसे किसी की एज बढ़ती जा रही है तो उनको ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे कई बार आप लोग नोटिस किया होगा ना कि कई बार एक पर्सन के जो हाथ है काफ़ी कांपते रहते हैं, राइट, खासकर हाथों में होता है और बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है, पर मोस्टली हाथों में देखने को मिलता है। कई बार कोई मूवमेंट करते समय काफ़ी धीरा हो जाता है एक इंसान, कई बार बैलेंस बनाने के अंदर बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है ना। ये कुछ आपके चलने फिरने के सिम्टम्स हो सकते हैं, या इनफैक्ट और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे जैसे कई बार किसी इंसान को डिप्रेशन हो गया, सोचने की क्षमता कम हो जाती है एक इंसान की, नींद आने में भी दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोग्रेसिवली जब आपका इस तरह से न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है, दैट इज योर पार्किंसन डिजीज। नॉर्मली एज रिगार्डिंग होता है, पर हमारे पास एग्जैक्ट कॉज इसका हमें पता नहीं है ऑनेस्टली। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पर्सन की एबिलिटी टू फंक्शन ये इम्पैक्ट कर देता है, राइट। आप लोगों ने कई बार अपने आसपास लोगों को देखा भी होगा जो पार्किंसन डिजीज जिनको है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके कोई प्रॉपर क्योर नहीं है हमारे पास, नो प्रॉपर क्योर ऑफ पार्किंसन डिजीज। अब यहाँ पर हमारे जो रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली के, इन्होंने जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम करते हैं, तो उन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड बायो सेंसर यहाँ पे डेवलप किया है। बायो सेंसर आप समझते हो, सेंसर क्या होता है, हमें एक जो आइडिया देता है, हमें एक डेटा देता है। तो हमने एक नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, गोल्ड नैनो क्लस्टर्स का इस्तेमाल करके हम पार्किंसन डिजीज को अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली स्टेज का मतलब हमारा पहले ही जल्दी हम पता लग जाएगा कि एक बंदे को पार्किंसन डिजीज होने वाली है या हो रही है। तो उस केस में उसका उपचार करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक्चुअल में ना भाई आपको जैसे क्वेश्चन आते भी हैं मेंस के अंदर कि नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, कभी एग्रीकल्चर पूछ लेगा, कभी मेडिसिन पूछ लेगा, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप वहां पे डेफिनेटली दे सकते हो। तो ये क्या है, क्या इस्तेमाल हुआ है, गोल्ड नैनो क्लस्टर। ये है क्या, ये गोल्ड एटम्स के बहुत ही छोटे छोटे एग्रीगेट्स हैं, 2 नैनोमीटर साइज से भी छोटे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे पार्किंसन डिजीज के बारे में जल्दी पता लग जाएगा, हेल्थ केयर कॉस्ट कम हो पाएगी, एक इंसान की जिंदगी हम उसकी और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है ना। किसी दूसरी और डिजीज में कंट्रीब्यूट ना कर दे, उससे पहले पहले उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। एंड ये ना जो आपकी ये जो डेवलपमेंट है,
ये आपका लेबल फ्री आपको देखने को मिल जाएगा। लेबल फ्री का मतलब पता क्या होता है कि रियल टाइम एनालिसिस हो पाएगा, यहाँ पर कोई रिपोर्टर एलिमेंट्स की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, लो कॉस्ट होगा एंड इस तरह से जल्दी टेस्टिंग करके हम पार्किंसन डिजीज के जो होने वाले खतरे हैं उनसे यहाँ पे बच सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों। एक्चुअली ना दो टॉपिक्स हैं न्यूज के अंदर, मैं दोनों को आपको इकट्ठे ही समझा देता हूं। एक आपका है प्रोजेक्ट आरोहण। एक्चुअली आपका जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसने प्रोजेक्ट आरोहण को यहाँ पे स्टार्ट किया है। इसका रीजन पता क्या है? देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो आप समझते होंगे, है ना। अब टोल प्लाजा होते हैं, जैसे आपके टोल बूथ नहीं होते, मतलब जहाँ पे आप आपकी गाड़ी होती है एंड आप जाते हो तो वहां आपका टोल कटता है। अब वो जो टोल प्लाजा के ज्यादातर लोग जो वहां पे काम कर रहे होते हैं ना, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से होते हैं। तो एनएचआई ने ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसमें कोशिश ये करी है कि इनके जो बच्चे होंगे, जो टोल प्लाजा के एम्प्लॉयज के बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन यहाँ पे सपोर्ट करी जा पाए। सो दैट इज वाई इट इज वर्किंग, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, इसके लिए 500 बच्चे क्लास 11 से ग्रेजुएशन के होंगे जिनको 12,000 की सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी, और 50 बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट या हायर स्टडीज के होंगे जिनको 50,000 की यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो इसके माध्यम से जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज, गर्ल्स, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, उन सब के लिए यहाँ पे पैसा यहाँ पे दिया जाएगा। तो फेज 1 के लिए यहाँ पे ये 1 करोड़ दिया जा रहा है। फाइनेंशियल एड, मेंटरशिप हो गया, स्किल बिल्डिंग वर्कशॉप हो गया, एंड साथ ही साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करेगा, जिसके माध्यम से ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो प्रोजेक्ट आरोहण क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोजेक्ट जो कि टोल प्लाजा एम्प्लॉयज के बच्चों की एजुकेशन को यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसी तरह से एक और लिंक्ड स्कीम है जिसका नाम है आपका आरंभ स्कीम। ये जो स्कीम है ना, ये दरअसल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है उसने यहाँ पे स्टार्ट करी है आरंभ। आरंभ में क्या होगा? देखो, दिस इज वेरी मच सिमिलर, बस में फर्क पता क्या है? आपने देखा होगा ना, कैंट एरिया होते हैं, जैसे दिल्ली कैंट हो गया आपका, प्रयागराज, मतलब इस तरह से आपको कैंट एरिया देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे अलग अलग एरियाज में आपको कैंट एरियाज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो कैंट एरियाज होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों की डेवलपमेंट और बच्चों की ग्रोथ के लिए ये आरंभ स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई है। एंड कोशिश यही है कि जो भी इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इनके बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ अच्छी हो पाए, उनको स्कूल्स के अंदर अच्छे से एनरोलमेंट करा जा पाए, उनको मेडिकल सर्विसेज मिल पाए, हेल्थ चेकअप अच्छे से हो पाए, तो ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट हो पाए थ्रू न्यूट्रिशन, काउंसलिंग सपोर्ट, लाइफ स्किल ट्रेनिंग, ठीक है ना। ओवरऑल 360 डिग्री उनकी डेवलपमेंट हो पाए, उसके लिए आपको ये आरंभ स्कीम देखने को मिल जाएगी। तो जो भी बच्चे इसमें एनरोल होंगे उनको यूनिफॉर्म, शूज, बैग्स, बॉटल्स, टिफिन, बुक्स, स्टेशनरी, काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलेगा। एंड अभी बहुत ही कम बच्चे हैं, पर इसको कोशिश है कि आने वाले समय के अंदर जितने भी दिल्ली कैंट बोर्ड के बच्चे होंगे, दिल्ली कैंट के बच्चे होंगे, उन सबको यहाँ पे ये एक्सटेंड किया जाए। तो दिस इज योर आरंभ स्कीम, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात रही दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ दोस्तों, कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक तो था सरदार पटेल जी का जो 1918 की मूवमेंट थी, दरअसल में उसको हमने यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह था वो आपका, बारदोली नहीं था, बारदोली तो बाद में 1928 के आसपास हुआ था। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देखो, जो बाल गंगाधर तिलक जी के न्यूज़पेपर थे ना, वो दो आपको देखने को मिलते हैं। एक है आपका केसरी, जो आपका मराठी लैंग्वेज के अंदर था, और एक था महारता, ठीक है, जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तीसरा कह रहा है शेड्यूल 4 किसके साथ लिंक होता है? शेड्यूल 4 आपके जो साइट्स के अंतर्गत आपको शेड्यूल स्पेसिमेंस देखने को मिलते हैं उसके साथ लिंक्ड है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी साइट्स की दोस्तों बात करें तो ध्यान रखिएगा, साइट्स लीगली बाइंडिंग है, ये नॉन बाइंडिंग नहीं है, इट इज लीगली बाइंडिंग। पर मैंने आपको इसके साथ एक चीज और बताई थी कि ये नेशनल लॉस को रिप्लेस नहीं करती। तो ये चौथा इनकरेक्ट है। लास्टली अगर हम बात करें पांचवें स्टेटमेंट की, ये अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।